नमस्कार साथियों, मेरे पिछले वीडियो में आपने उद्द विकास के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने पढ़ा लेमार्कवाद, नव लेमार्कवाद व विज़मैन के सिद्धांतों के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे डार्विनवाद के बारे में। डार्विनवाद तो डार्विन ने सन 1931 में वनस्पति शास्त्री डॉक्टर हेंसले के साथ बीगल नामक एक समुद्री जहाज था, उसमें भ्रमण कर जीव जंतुओं, चट्टानों व जीवाश्मों का संग्रहण व अध्ययन किया। भ्रमण के दौरान वह एक गैलीपैगोस नामक द्वीप समूह में पहुंचे, जहां पर उन्होंने उसके वातावरण व पक्षियों का अध्ययन किया और उसी अध्ययन में वहां एक फिंचेज नाम की पक्षी था का भी अध्ययन किया, जिन्हें डार्विन फिंचेज भी कहते हैं। भ्रमण से पूर्व डार्विन केवल विशिष्ट सृष्टिवाद के ही समर्थक थे, मतलब विशिष्ट सृष्टिवाद, विशिष्ट सृष्टि से ही जातियों का उद्भव हुआ है, जीवों का उद्भव हुआ है। लेकिन बाद में उन्होंने भ्रमण के बाद में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों के विकास की अवधारणा प्रस्तुत करी, जिसके निम्न तथ्य या निम्नानुसार है। पहला, आप सबों को मालूम है कि जो भी सजीव है वह अपने समान संतति उत्पन्न करता है और उसमें यह क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। संतानोपत्ति की प्रचुर क्षमता या अति उत्पादन, यानी हर जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। अब उदाहरण देखिए, सीपी में एक मादा एक मौसम में, मतलब एक सीजन में लगभग 10 लाख अंडे देती है। ऐसे ही एक एस्केरिस मादा 2.5 करोड़ से अधिक अंडे देती है। एक कवक 7 खरब बीजाणु उत्पन्न करती है। अब आप अनुमान लगा लीजिए, अगर ये सभी अंडे से बच्चे हो जाएं और वह जीवित रह जाएं, तो पृथ्वी पर केवल उनकी ही संख्या बचेगी, बाकी जीवों का रहना दुष्कर या असंभव हो जाएगा। तो इसलिए हर जाति में अपने समान संतति उत्पन्न करने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। अब अत्यधिक क्षमता पाई जाती है तो उसका दूसरा परिणाम क्या होगा? वो 2 नंबर पर है जीवन संघर्ष। अब इतनी ज्यादा संख्या में जब जीव उत्पन्न हो जाएंगे तो उनमें आपस में संघर्ष भी होगा। संघर्ष होने के कारण उनकी संख्या स्थिर बनी रहती है। अब यह संघर्ष मुख्यतः भोजन, आवास, जनन के लिए संघर्ष होता है, जिसे अस्तित्व के लिए भी संघर्ष कहते हैं। अस्तित्व मतलब अपने आप को बचाए रखने के लिए यह संघर्ष होता है। आप लोग देखते ही हैं कि हमारे गली में, मोहल्ले में जहां हम रहते हैं, वहां सीजन में कुत्तों का बच्चों का जन्म होता है। करीबन 5-6 कुत्ते का जन्म होता है, जिनमें से 1 साल बाद में मुश्किल से कोई 1 या 2 ही कुत्तों के बच्चे जिंदा रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोजन, आवास और जनन के लिए उनमें आपस में संघर्ष होता है और उस संघर्ष में से जो बचता है वो अस्तित्व के लिए उनमें संघर्ष होता है और जो बचता है वही आगे जीवित रहता है। अब यह संघर्ष आप देखिए 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है सजातीय संघर्ष। अब सजातीय मतलब एक ही जाति के जीवों के मध्य, जाति के जीवों के सदस्यों के मध्य होने वाला संघर्ष सजातीय संघर्ष कहलाता है। अब सजातीय संघर्ष होगा तो एक ही सजाति के जो जीव होते हैं जाति के, उनकी आवश्यकताएं भी एक समान होती हैं और यह तीव्र व गंभीर संघर्ष होता है। यह संघर्ष मुख्यतः स्थान, भोजन व संगम मतलब जनन के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कुत्तों के मध्य, एक ही जाति मतलब जैसे कुत्तों के मध्य, बिल्ली बिल्ली के मध्य जो संघर्ष होता है वह सजातीय संघर्ष कहलाता है। दूसरा होता है अंतर जातीय संघर्ष, यानी यह सब देखो 2 सबसे बड़ा है। अंतरा मतलब अंतर यानी विभिन्न, प्लस जाति यानी विभिन्न जाति या भिन्न जातियों के मध्य होने वाला संघर्ष अंतर जातीय संघर्ष कहलाता है। यह भी भोजन, प्रकाश, आवास, जलवायु के लिए होता है। जैसे अब हम उदाहरण देखते हैं, खेतों में फसली पौधों के बीच में खरपतवार उग जाती है, तो वह क्या करती है? खरपतवार जो फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व, जलवायु, जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे वो खुद ले लेती है और इस प्रकार उनमें आपस में संघर्ष होता है। इसी प्रकार मांसाहारी प्राणियों में शिकार के लिए, जैसे मांसाहारी जो जीव जंतु हैं वो आपस में लक्कड़ बग्गे, शेर और इनके बीच में जो संघर्ष होता है वह क्या कहलाएगा? अंतर जातीय संघर्ष। अब तीसरा होता है वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष से मतलब है जिस परिवेश में वे रहते हैं, जैसे वातावरण में गर्मी, सर्दी, बाढ़, तूफान, सूखा और इन सब से जो द्वारा संघर्ष होता है, इनसे जो बच जाता है वही जीवित रहता है, नहीं तो इनसे भी कई जीवों की मृत्यु हो जाती है। अब इन सब से संघर्ष करके जो बचता है उसमें विभिन्नताएं व आनुवांशिकताएं पाई जाती हैं। अब विभिन्नताएं, विशिष्ट लक्षण, विभिन्नताएं क्या है? जो विशिष्ट लक्षण है, आपको मालूम है लैंगिक जनन में उत्पन्न संतानों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी उनके माता पिता की संतानों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं संतानों में,
वही विभिन्नताएं कहलाती हैं। ऐसी संतानें जिनकी विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल होती हैं या उपयोगी होती हैं वातावरण के लिए, वही संघर्ष में सफल होते हैं। और जो प्रतिकूल होती हैं वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। मतलब एक आप कुत्ते का ही उदाहरण ले लीजिए, उसके 5 बच्चे हुए कुत्ते के, तो अब उसके 5 में से कुछ बच्चे में विशिष्ट विभिन्नताएं पाई जाएंगी, जो जीवन की ये संघर्ष है, जो अंतर्जातीय सजातीय और विभिन्नताएं वातावरण के द्वारा उसे वो क्या कर लेंगी, सहन कर लेंगी। और दूसरे जो जिनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती वह समय के अनुसार विलुप्त हो जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनमें वो विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। तो इस संघर्ष में जो सफल होते हैं जो प्रतिकूल होती हैं विभिन्नताएं, वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। तो इसे स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता व डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण कहा था। इसे प्राकृतिक वर्ण कहा था। अब चौथा है इसके बाद में योग्यतम की उत्तरजीविता, मतलब योग्य ही बचते हैं। ऐसे जीव जिनकी विभिन्नताएं उपयोगी होती हैं, जो सफलतापूर्वक जीवन पूर्ण करते हैं, योग्यतम कहलाते हैं। यानी योग्यतम मतलब वो एकदम फिटेस्ट कहलाते हैं। वो हर प्रकार के संघर्ष से सफल हो जाते हैं लड़ करके और अपने आप को बचाए रखते हैं या जीवित रहते हैं। प्रकृति द्वारा योग्यतम का वर्ण डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्ण कहा गया। लाभदायक व उपयोगी विभिन्नताएं, अब जो लाभदायक व उपयोगी विभिन्नताएं होती है वह वंशागति होती है उनमें, यानी कि वो वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। अब इसका 5वां बिंदु है बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। जो वातावरण के साथ बदलने की क्षमता या अनुकूलन पाए जाते हैं वही जीवित रहते हैं। जिनमें यानी वातावरण के प्रति अनुकूलन कर लेते हैं या उनमें बदलने की वातावरण के अनुसार बदलने की क्षमता होती है वही जीवित रहते हैं। जैसे सर्दी गर्मी, इनमें जो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं या आंधी तूफान बरसात में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं जीव, वो ही जीवित रहते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि मीसोजोइक युग में विशालतम सरीसृप थे, मतलब बहुत बड़े बड़े सरीसृप पृथ्वी में थे, लेकिन वो वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाए और उसके कारण वो अभाव में विलुप्त हो गए और पृथ्वी से नष्ट हो गए। अब इस प्रकार अगला बिंदु आता है नई जातियों की उत्पत्ति। अब जो लाभकारी विभिन्नताओं के निरंतर प्राकृतिक वर्ण के कारण विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती हैं और धीरे धीरे ये जीव अपने पूर्वजों से भिन्न होते जाते हैं और नई जाति का उद्भव हो जाता है। यानी अब जो बचते हैं जीवित, वो क्या करते हैं, उनमें अपने पूर्वजों से भिन्न होते हैं। उनमें प्राकृतिक वर्ण के कारण विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशागत होकर दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं और धीरे धीरे ये जीव अपने पूर्वजों से भिन्न होते हैं और एक नई जाति का उद्भव इस प्रकार हो जाता है। तो डार्विनवाद ने इस प्रकार एक नई जाति के उद्भव के बारे में बताया और यह बहुत ही उपयोगी है। यह एग्जाम और उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है डार्विनवाद।